की बड़ी खबर आपको बता दें, आर्यन की बेल को लेकर सुनवाई में थोड़ी देरी हो रही है। तो इधर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के दामाद पर संकट मंडराने लगा है। नवाब मलिक के दामाद समीर खान की बेल रद्द कराने के लिए एनसीबी कोर्ट का रास्ता पकड़ चुकी है। समीर खान ड्रग्स में बेल पर हैं और आज सुबह ही नवाब मलिक आरोप लगा चुके हैं कि उनके दामाद को फंसाया गया है। नवाब मलिक लगातार आर्यन मामले में भी दस्तावेजों के जरिए एनसीबी और बीजेपी को घेर रहे हैं। तो आपको हम बता दें कि ड्रग्स केस में एनसीबी ने उन्होंने कहा कि सुबह ही नवाब मलिक ने बीजेपी पर दरअसल आरोप लगाए थे और एनसीबी पर भी उन्होंने आरोप लगाए। एनसीबी के प्रवक्ता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने आज एक बार फिर से एनसीबी के खिलाफ एक पोल खोल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका यह कहना है कि उनके दामाद को फ्रेम किया गया था एनसीबी की तरफ से। क्या कहना है नवाब मलिक का, उन्हीं से जानते हैं। मलिक साहब, आप कह रहे हैं कि आपके दामाद की जो गिरफ्तारी हुई थी वो पूरा फ्रेम अप है, क्या आधार है इसका? देखिए, मैंने पहले कभी ये नहीं कहा। मैंने यही कहा था कि कानून से बड़ा कोई नहीं, कानून अपना काम करेगा और न्याय व्यवस्था पे हमारा पूरा विश्वास है। 8.5 महीने के बाद 27 सितंबर को जमानत जज साहब ने दी। उस जमानत के जो ऑर्डर्स हैं वो 12 तारीख के साइन हुए हैं ऑर्डर्स, 12 अक्टूबर को, और कल जो 13 तारीख थी वो पोर्टल पे लोड हुई और वहाँ से हमने निकाला। हमने तो देखा कि इंडिया टुडे पे भी वो खबर आई है कि किस तरह से गलत चीज़ें उसके अंदर की गई। पूरी तरह से जो धाराएं लगती नहीं है उस केस में, हमारे जमानत जब दामाद की नहीं सभी मामलों में वो धाराएं लगाई गई। लोगों को ज़्यादा दिन कैसे जेल में रखा जाए ये प्रयास किया गया। जो गांजा नहीं है उसे गांजा बताया गया। सीए रिपोर्ट में पूरी तरह से जो रिपोर्ट आई है, 200 किलो गांजा कहा जाता था, 7.5 ग्राम किसी लड़की के पास मिला था, उतनी ही पॉजिटिव है। कुछ 1 किलो जो है वो वेजिटेटिव कोई पार्ट है, पता नहीं, लेकिन एनडीपीएस एक्ट में 7.5 ग्राम के सिवा कोई चीज़ कवर नहीं। जो सीए रिपोर्ट है, जो देश की एजेंसी है उसकी है, गुजरात की है। लेकिन ये भी एक अजीब बात है कि 7 तारीख को जो 6 महीना जिस दिन पूरा हो रहा था, उस दिन जब चार्जशीट फाइल हुई तो 6 तारीख के दिन रिपोर्ट आई। हमें लगता है रिपोर्ट भी जानबूझ के डिले किया गया। इस तरह के भी सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये खड़ा होता है, आप कह रहे हैं कि फ्रेम अप किया गया, क्यों फ्रेम अप किया गया? आपको लगता है कि आप टारगेट थे या फिर आपके परिवार से जुड़े सदस्यों को टारगेट करना था? फ्रेम अप क्यों किया गया, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जिस महाशय को यहां लाकर बिठाया गया है उनके जरिए महाराष्ट्र की सरकार कैसे बदनाम हो। सुशांत सिंह का मामला आत्महत्या नहीं, उसके बाद ड्रग कनेक्शन बॉलीवुड का सामने लाया गया। रिया चक्रवर्ती के जरिए पब्लिसिटी की ली गई, पूरे फिल्म इंडस्ट्री को दरवाजे पे खड़ा कर दिया गया। उसके बाद हमने आवाज उठाया कि ये अगर वो एडिक्ट हैं तो उन्हें रिहाब में भेजिए, उन्हें पब्लिसिटी मत कीजिए। तब मुझे खबर भेजी गई कि ये बहुत बोल रहा है, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो करण सजलानी ब्रिटिश नागरिक है, उसकी भी पब्लिसिटी हो गई, जो खुद कह रहा था कि मैं हर्बल टोबैको बेच रहा हूं, कोई गांजा मेरा नहीं है। अब कहीं खबर छपी थी 10 जनवरी के दिन। उसके बाद रिया चक्रवर्ती जो एक लड़की है, सजलानी के यहाँ काम करती थी 15-20 हजार की तनख्वाह पे, जो कभी दिया मिर्जा की यहाँ काम करती थी, तो दिया मिर्जा का सेक्रेटरी गिरफ्तार किया गया। इस तरह की खबर आ गई। सजलानी मेरे बच्चे का बचपन का दोस्त था, दामाद का, उसकी माँ बीमार थी, उसने 57,000 रुपये कर्ज दिए, 20,000 रुपये गूगल प्ले से वापस आया, 5 लाख का चैट दिखाया जा रहा था, जो पारिवारिक चैट था जिसका सजलानी का लेना देना नहीं, वो कोर्ट को दिखा के गुमराह किया जा रहा था। हर केस में कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। किस तरह से लोगों को ज्यादा दिन जेल में रखा जाए ये पूरी तरह से प्रयास किया जाता है। हमें लगता है ये मामला नहीं, दर्जनों मामले हैं जो फर्जी है, आने वाले दिनों में हम खोलेंगे। आप ये कह रहे थे कि ये बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, इनको ठीक करना पड़ेगा, आपके बारे में कहा गया था, किसने कहा था? पत्रकार ने। सोर्स पत्रकार है, इसलिए मैं पत्रकार का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आपको जो सारी तस्वीरें आपको भेजी गई, किसने पत्रकार को बताया था? क्या समीर वानखेड़े ने बताया था, किसी ने बताया? एनसीबी के बड़े अफसर ने कहा था, क्योंकि बहुत सारी जानकारी मेरे पास, जो एक काला अध्याय है किसी अधिकारी का, उसकी जानकारी मेरे पास है। उससे डर लग रहा है कि काला अध्याय जो है वो कहीं मैं खोल ना दूं, मेरा मुंह बंद हो जाए, इसलिए इस तरह के छींटे मेरे पर मारे गए कि इसकी बात पे लोग विश्वास न करें। सच्चाई सामने आ गई।
आज नहीं कल जो सारा काला अध्याय लोगों इसका काला है, कौन अधिकारी भी है? है खोले। एनसीबी से जुड़े अधिकारी है, समीर वानखेड़े है। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन कोई अधिकारी एनसीबी के हैं जिनका अध्याय, जिनका बैकग्राउंड बहुत ही अलग तरीके का है। बहुत सारी जिंदगी में भी फर्जीवाड़े हैं जो हम खोलेंगे। एक आखिरी सवाल, क्या फिर इसी से जुड़ा, आपने कहा कि बहुत सारे फर्जी मामले, इसी मामले को लेकर आर्यन खान मामले को लेकर भी आपने सवाल उठाए थे, क्या इसको लेकर भी आगे कुछ चीजें आप पर्दाफाश करने वाले हैं? देखिए, बहुत सारी चीजें मैं करूंगा। एक अधिकारी है जिसके जीवन में बहुत एक अलग तरह का चैप्टर है, जो हमेशा अपनी बातें पिछली छुपा के रखता है। वो सारी जानकारी मेरे पास है, आज नहीं कल मैं खोलूंगा। दर्ज आर्यन खान मामले को लेकर और कुछ फर्जीवाड़ा? तो हमने चीजें सामने लाई है, अब उसको लेके जनता के सामने है। केपी गोसावी के लिए लुकआउट नोटिस निकला है। सारी चीजें जिस तरह से घाल मेल है, वो कहते हैं कि हम इन्फॉर्मर है, एनसीबी कहती है हम इंडिपेंडेंट विटनेस है। वो कहते हैं कि 1 तारीख से पहले हम संपर्क में थे, एनसीबी कहती है 2 तारीख के बाद हम जानते ये कौन है। बहुत सारी चीजें हैं, मैं धीरे धीरे जानकारी दूंगा। कुछ अधिकारी है, उनके घर के लोग भी बहुत सारे इसमें हैबिचुअल पंच हैं, वो भी जानकारी कुछ दिनों में देंगे। एक आखिरी सवाल आपसे इस बारे में और जानना चाहेंगे, अगला स्टेप इसमें क्या रहेगा, और क्या जिस तरह का डिले की आपने भी बात की, क्या उसी तरह का डिले आर्यन खान केस में भी हो रहा है? मुझे लगता है डिले टैक्टिक्स उनकी है, वो हमेशा करते हैं। और अभी भी देखिए, कल भी डिले किया गया, ट्रैफिक में अटक जाएंगे, दूसरे कोर्ट में है, आज हाजिर नहीं हूँ, इस तरह से 3.5 महीना तो बेल एप्लीकेशन पे मामला चला। क्या इसी तरह से आर्यन खान मामले में भी डिले हो रहा है? मुझे लग रहा है, जो मुझे दिख रहा है कि डिले टैक्टिक्स वो खेल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो एनसीपी के नेता नवाब मलिक इस वक्त हमारे साथ है, जो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में एनसीबी के एक ऑफिसर का भी पर्दाफाश करेंगे, उनकी जिंदगी से जुड़ा एक काला अध्याय उनके पास है, जिसके बारे में जल्द ही वो खुलासा करेंगे। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। और इस बीच आपको बता दें कि आर्यन खान के जमानत मामले को लेकर सुनवाई फिलहाल जो है शुरू नहीं हुई है। हम सीधे आपको लिए चलेंगे सेशंस कोर्ट मुंबई, वहां पर हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सौरभ वक्तानिया, उनसे जानकारी लेंगे। लेकिन आज का दिन काफी अहम है, क्योंकि आज एक बार फिर से सुनवाई शुरू होनी है। सबसे पहले एनसीबी जो है, एनसीबी के वकील अपना पक्ष जो है वो यहां पर कोर्ट में रखेंगे। उन्होंने कहा था कि उनकी दलीलें जो है आज वो बाकी पेश की जाएगी, उसके बाद सुनवाई जो है वो होगी। लेकिन इसमें डिले हो रही है क्योंकि अभी तक वो पहुंचे नहीं। और आपको बता दें, हमारे संवाददाता सौरभ वक्तानिया आर्थर रोड जेल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, उसी जगह पर है जहां पर अब काफी वक्त हो गया है आर्यन वहां पर मौजूद हैं, और तमाम बाकी जो आरोपी ड्रग्स मामले में हैं वो इस वक्त वहां पर जेल में हैं। सौरभ, आपके पास क्या कुछ जानकारी? काफी डिले हो रहा है, 11 बजे से लगभग इंतजार किया जा रहा था कार्रवाई के शुरू होने का, लेकिन अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं हुई। सौरभ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी श्वेता, सुन पा रहा हूं मैं आपको। बिल्कुल सौरभ, जानना चाहेंगे, 11 बजे से इंतजार हो रहा था सुनवाई के शुरू होने का, लेकिन अब तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है, क्या वजह? जी देखिए श्वेता, बहुत गहमा गहमी है कोर्ट के अंदर। एक तरफ से एक अलग तरीके की फाइट चल रही है। मैं आपको बता दूं कि कल कोर्ट ने कहा था कि ये जो सुनवाई है कल की, वो 11 बजे सुनवाई शुरू होनी चाहिए, लेकिन एनसीबी की तरफ से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि उनको सिर्फ एक आधे घंटे की सुनवाई करनी है बॉम्बे हाईकोर्ट में, तो वो 11:30-12 बजे तक सेशंस कोर्ट आ जाएंगे। लेकिन मैं अभी आपको बता दूं कि 11:15 का समय बीत चुका है। आर्यन खान और बाकी के जो आरोपी के वकील है, चाहे वो अमित देसाई हो, सतीश मानी शिंदे हो या एनसीबी के ऑफिशियल्स हो, वो सारे के सारे कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। लेकिन एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह अभी तक कोर्ट रूम में पहुंचे नहीं है। इस पर अमित देसाई और सतीश मानी शिंदे थोड़े भड़के हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में कहा कि इस देरी की वजह से हमारा केस काफी हैम्पर हो रहा है, तो हमारी यही अपील है कि जैसे ही एएसजी अनिल सिंह कोर्ट में आए तो उनकी सुनवाई तुरंत शुरू की जाए, और साथ ही आज जो लंच टाइम का समय है उसको भी थोड़ा देरी से रख के लंच टाइम के समय भी हियरिंग को रखी जाए। ये श्वेता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आज बेल की हियरिंग खत्म नहीं होती, आज बेल के ऊपर कोई जो है डिसीजन नहीं आता, तो सीधे 5 दिन तक, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, सीधे 5 दिन तक आर्यन खान को जेल के अंदर रहना पड़ेगा। कल से लेके सोमवार तक
सेशंस कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, सभी के सभी कोर्ट्स बंद है। ये ऑर्डर आ चुका है, यानी कि अगर आज बेल के ऊपर डिसीजन नहीं आता तो आर्यन खान को अगले 5 से 6 दिनों तक मिनिमम इतने दिन आर्थर रोड जेल के अंदर रहना पड़ेगा। आर्थर रोड जेल से भी जो क्वारंटाइन बैरक के अंदर आर्यन खान को रखा गया था, अब उन्हें उस क्वारंटाइन बैरक से आम कैदियों के बीच में रख दिया गया है, क्योंकि देखिए 5 से 6 दिन का समय चला गया है। उनकी कल कोविड रिपोर्ट कराई गई थी। आज सभी जो आर्यन खान और बाकी के आरोपी हैं उनकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। तो आज उनको कॉमन बैरक यानी कि आम कैदियों के साथ सभी को, आर्यन खान और सभी को नॉर्मल बैरक में शिफ्ट कर दिया है। यानी कि जो सबसे कड़ा नियम, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट सिचुएशन होती है जेल के अंदर का माहौल इंसान को पूरी तरीके से बदल देती है। तो आज वो आर्यन खान का जो रूटीन है वो जेल के अंदर आज से शुरू हो जाएगा। आज वो कॉमन बैरक से लेके जो रूटीन होता है, जैसे बैरक के बाहर आम कैदियों के साथ उस ग्राउंड के अंदर घूमना फिरना हो, वहीं पर आम लोगों के साथ खाना खाना हो, ये सारी आज से रूटीन आर्यन खान की शुरू हो जाएगी। जेल के सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि आर्यन खान को जेल का खाना नहीं पसंद आ रहा है, इसलिए उन्होंने मनी ऑर्डर के थ्रू जेल में कूपन्स लेके रखे हैं। इन कूपन्स के थ्रू उन्होंने सारे वाटर बॉटल और स्नैक्स जो सामान है वो अपने पास रखा है। किसी को भी जेल का खाना पसंद नहीं आएगा, जेल के अंदर की लाइफ पसंद नहीं आएगी। आर्थर रोड मुंबई का सबसे बड़ा जेल है, जहां पे ना सिर्फ पेटी क्राइम्स से लेकर जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हो, एक्सटॉर्शनिस्ट हो, टेररिस्ट हो, सारे के सारे जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हो इसके अंदर हो, पूरे इंसान को अंदर से बदल देती है जेल की लाइफ। तो ऐसे में अब आम जो रूटीन है, जो डेली रूटीन है, उसमें आर्यन खान को रहना पड़ेगा। और श्वेता, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसलिए कि अगर आज कोर्ट से कोई जजमेंट नहीं आता तो अगले 5 दिनों तक, मैं दोबारा कह रहा हूं कि अगले 5 दिनों तक आर्यन खान को इसी आर्थर रोड जेल के अंदर रहना पड़ेगा। इसीलिए बार बार आर्यन खान के जो एडवोकेट्स हैं, चाहे वो अमित देसाई हो, सतीश माने शिंदे हो, वो बार बार यही कह रहे हैं कि ये देरी क्यों हो रही है, जब कल से हमने आपको बता दिया था कि आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 11 बजे नहीं तो 11:30 बजे आप हियरिंग शुरू कर दीजिए, लेकिन 1:15 बजे का समय हो चुका है। एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह अभी तक कोर्ट रूम में क्यों नहीं पहुंचे? तो एनसीबी की तरफ से एक और जो एडवोकेट है चिमलकर, उन्होंने ये कहा है कि उनकी 2 हियरिंग थी बॉम्बे हाई कोर्ट में और वो फ्री नहीं बैठे। वो जैसे ही वो 2 हियरिंग हो जाएगी, वो भागते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट से सेशंस कोर्ट आएगी। अब देखिए श्वेता, बॉम्बे हाई कोर्ट से सेशंस कोर्ट कितना दूर है? बेहद सिर्फ 10 मिनट का फासला है। पैदल चल के वो 10 मिनट में बॉम्बे हाई कोर्ट से सेशंस कोर्ट आ जाएंगे। लेकिन पहले बॉम्बे हाई कोर्ट के जो केसेस है उसको खत्म होना होगा। तो अभी एनसीबी ने कहा है कि बस अगले 5 से 10 मिनट में जो एनसीबी के एएसजी लॉयर है अनिल सिंह, वो कोर्ट रूम के अंदर आ जाएंगे, तो फिर हियरिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन देखिए श्वेता, 1:30 बजे तक का अभी हम पकड़ के चले कि अगर जो 1:30 बजे भी वो गुजरता जा रहा है, शुरू हो जाए, बिल्कुल तो फिर वक्त जो है सौरभ गुजरता जा रहा है। और ये आर्यन, उनके वकील और जो उनके परिवार वाले हैं, उनके लिए चिंता बढ़ा रहा है। कमलेश सुतार हमारे साथ बने हुए हैं। कमलेश, जिस तरह से हम पूरी परिस्थिति को देख रहे हैं, 11 बजे का वक्त था और आज का दिन वाकई बहुत ही क्रूशियल है आर्यन और पूरी उनकी फैमिली को लेकर के। ऐसे में अभी आपकी हमने रिपोर्ट भी देखी, नवाब मलिक जो कह रहे थे कि कहीं ये डिलेड टैक्टिक्स तो नहीं है। जी, नवाब मलिक एक वरिष्ठ मंत्री है, महाराष्ट्र में एक महाराष्ट्र के कद्दावर नेता है और उन्होंने इस तरह के एलिगेशन लगाना काफी सीरियस है श्वेता। वो कह रहे हैं कि उनके दामाद के केस में भी इसी तरह की डिले टैक्टिक्स की गई थी। उनके दामाद को 8.5 महीनों तक जेल में रहना पड़ा था और उसके बाद नवाब मलिक का यह दावा है, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा, ये आरोप लगाया कि जिस तरह की कोर्ट ऑर्डर है उसमें ये बताया गया है कि उनके दामाद के पास कोई भी कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस नहीं मिला था। इस तरह के उन्होंने आरोप लगाया और उनके दामाद को फ्रेम किया गया था। और थोड़ी देर पहले हमारी जो उनके साथ बातचीत हुई, उन्होंने ये भी कहा कि इसी केस में भी, शायद आर्यन खान केस में भी इसी तरह की डिले टैक्टिक्स लगती है। उनके जिस तरह से दामाद को कई महीनों तक जेल में रहना पड़ा था और जिस तरह से हमने घटनाक्रम देखा, जिसका जिक्र भी थोड़ी देर पहले सौरभ ने किया कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं लगातार जिस तरह से लेट हो रहा है, जिस तरह से सुनवाई आगे टलती जा रही है, उसको देखकर ये आरोप वो लगा रहे हैं। और आरोप हमने देखा है श्वेता कि अलग अलग तरीके के आरोप लगे, फ्रेमिंग के आरोप लगे। इसी पूरे केस को लेकर नवाब मलिक ने इससे पहले भी आरोप लगाए थे, चाहे वो मनीष भानुशाली या किरण गोसावी का। बिल्कुल कमलेश, सौरभ आप दोनों बने रहे हमारे साथ, आपसे और जानकारी लेंगे। गाजियाबाद में टायर फटने के बाद बेकाबू बस फ्लाईओवर से नीचे जा गिरी, जिसकी चपेट में 2 बाइक सवार आ गए। एक शख्स की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हो गए।
गाजियाबाद में फ्लाईओवर से गिरी बस, टायर फटने से हुआ भीषण हादसा, चपेट में आकर 3 लोग बुरी तरह घायल। गाजियाबाद के भाटिया मोड़ फ्लाईओवर से नीचे रात करीब 9 बजे तक अफरा तफरी मच गई जब एलजी कंपनी की ये बस पुल की रेलिंग तोड़कर सीधे नीचे आ गिरी। नोएडा से आ रही इस बस में एलजी के 7 कर्मचारी सवार थे। हादसे के तुरंत बाद चीख पुकार मच गई। कर्मचारियों को बस के शीशे तोड़कर निकाला गया। गाजियाबाद से मयंक गौड के साथ आज तक ब्यूरो। और बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में एसआईटी की टीम वारदात वाली जगह पर आशीष मिश्र, अंकित दास और ड्राइवर को लेकर के पहुंची है। इस पूरी घटना 3 तारीख की यह घटना थी, जिसमें आपको बता दें कि 4 किसानों सहित 8 लोगों की हत्या हो गई थी, जिसके बाद कई तरह की घटनाक्रम बदली और उसके बाद अब जो है काफी दबाव के बाद आशीष मिश्र को भी गिरफ्तार किया गया। अंकित दास को लेकर और ड्राइवर को लेकर अब एसआईटी की टीम जो है यहां पहुंची है। अंकित दास की पुलिस रिमांड के बाद आज लखीमपुर में आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये लखीमपुर खीरी का यहाँ पर जिला जेल और यहाँ से जो है अब सीधे अंकित दास का काफिला जहाँ से एसआईटी की टीम निकल रही है और जो अभी तक पता चल रहा है यहाँ से सीधे सीन रिक्रिएशन के लिए ये लोग तिकुनिया निकल सकते हैं। आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। सबसे आगे पुलिस की एक गाड़ी और पीछे की जो गाड़ी है उसमें अंकित दास और आशीष मिश्रा हो सकते हैं। और अब एक दूसरी गाड़ी, आप दूसरी गाड़ी देख सकते हैं। इसमें देखिए अंकित दास बीच में बैठे हुए हैं, अंकित दास, और इसमें उनके गनर बैठे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो है, और अब ये जिला पुलिस लाइन, रिजर्व पुलिस लाइन ले जा रहे हैं। यहाँ से जिला पुलिस लाइन, रिजर्व लाइन ले जा रहे हैं। तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं और इंट्रोगेशन लगातार चल रही है, क्योंकि जैसा हम लोगों ने कल बताया पुलिस रिमांड 3 दिन की अंकित दास की और आखिरी दिन आज आशीष मिश्रा की पुलिस रिमांड का। तो देखना है किस इंट्रोगेशन में क्या होता है और सूत्रों से पता चल रहा है कि आज ही लखीमपुर पुलिस सीन रिक्रिएशन के लिए तिकोनिया जा सकती है। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक। हमारे संवाददाता समर्थ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। समर्थ, क्या घटना स्थल पर पहुंच चुकी है पूरी टीम, एसआईटी की टीम उन लोगों को लेकर? देखिए मैं सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से टीम पहुंच चुकी है और इस वक्त ड्राइवर को आगे लाके उससे पूछताछ चल रही है और किसी भी समय इसका शुरुआत हो जाएगी। अभी रस्सियों को लेके पुलिस टीम आगे आई थी और आप देख सकते हैं आरएएफ के भी जवान, 100 लगभग जवान यहाँ पर लगाए गए हैं जिससे कोई अप्रिय घटना न हो। और लगातार पूछताछ चल रही है। डीआईजी जो एसआईटी के हैं इस वक्त, वो उपेंद्र कुमार आप सामने देख सकते हैं फ्रेम में, और जो ड्राइवर शेखर है, जो सबसे पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, इस वक्त पुलिस की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। एसआईटी की यूपी पुलिस की टीम है। इसके अलावा जो फॉरेंसिक टीम है वो भी लखनऊ से आई है। एक एक चीजों की जांच होनी है। और आशीष मिश्रा 3 अक्टूबर की घटना के बाद, अगर 3 अक्टूबर को आशीष मिश्रा वहां मौजूद थे, उसके बाद आज पहली दफा वो यहां पर आए हैं। इसके अलावा अंकित दास आए हैं। आप तस्वीरें देखिए, पुलिस लगातार इस वक्त रिक्रिएशन की तैयारी कर रही है और देख रही है कि इसी रोड से वो थार आई थी जिसने किसानों को कुचला। उसके पीछे फॉर्च्यूनर गाड़ी थी जिसमें अंकित दास मौजूद थे, ड्राइवर शेखर जो सामने आपको दिखेंगे। उसके अलावा ड्राइवर के अलावा गनर लतीफ भी मौजूद थे। उन चारों लोगों को आज पुलिस की टीम यहां पर लाई है। लगभग 11:15 बजे क्राइम ब्रांच से इनका काफिला निकला और लगभग 1:10 पर यहां पर पहुंचा। और अब जो है ये काफिला जो है यहां पर पहुंचने के बाद अब क्राइम सीन जो है वो यहां पर आप देख सकते हैं रिक्रिएट कुछ ही क्षणों में होगा। और इस वक्त जो है पीछे की जो गाड़ियां हैं उसमें अंकित दास और आशीष मिश्रा बैठे हुए हैं। और फिलहाल सामने जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये ड्राइवर शेखर की इस वक्त पूछताछ चल रही है, जिसमें जो सीनियर ऑफिसर्स यूपी पुलिस के हैं, सबसे इंपॉर्टेंट उपेंद्र कुमार जो एसआईटी को हेड कर रहे हैं वो मौजूद हैं और ये पूछताछ लगातार चल रही है। इस वक्त लगभग 1:20 हो रहा है। घटना लगभग जो है 3 बजे के बाद की थी, तो डे टाइम में करने की कवायद थी और इसी को देखते हुए आज जिस तरह से रिमांड खत्म हो रही थी आशीष मिश्रा की, तो आज जरूरी था कि सीन रिक्रिएट करें। नंबर 1, आज अंकित दास की रिमांड, पुलिस रिमांड शुरू होती है और नंबर 2, आज आशीष की रिमांड खत्म होती है। तो इस वजह से आज का दिन बहुत क्रूशियल था। इसके अलावा शेखर की भी पुलिस रिमांड मिल चुकी है, गनर की भी मिल चुकी है, तो इन चारों की पुलिस रिमांड मिल गई। तो पुलिस के लिए आज का दिन सबसे अहम था और यही रीजन है कि आज ये यहाँ पर आए हैं। पहले ये जिला जेल से क्राइम ब्रांच ले गए, 1 घंटे वहां इंटरोगेशन हुआ, फिर सामने बैठा के और उसके बाद वहां से निकलकर यहाँ पर आए। तस्वीरें आप ये आज तक पर लगातार देख रहे हैं।
आप बने रहे हमारे साथ, आपसे और जानकारी लेंगे। महंगाई से किसान बचा सकता है, लेकिन किसान अभी खुद परेशान है। दावे थे कि अब किसानों को खाद पानी के लिए लाठी नहीं खानी पड़ती, लेकिन किसान लाठी खा रहे हैं। महंगाई से बचाने वाला किसान लाठी क्यों खा रहा है? लाइन में लगा किसान क्यों धक्के भी खाता है और पुलिस की लाठी भी? ऐसा क्या है कि किसानों को खींचकर सुरक्षा कर्मियों के डंडे किसान के शरीर पर पड़ते हैं? ये तस्वीरें मध्य प्रदेश में मुरैना के कैलारस की है। दावा है खाद मांगने पर किसानों को लाठियां मिली। दूसरा वीडियो देखिए, हाथ जोड़कर रोता एक किसान है। अरे बाबा चिंता नहीं करवा। देश के कृषि मंत्री के इलाके में भी किसान को रोना पड़ता है। दावा है कि खाद न मिलने से लाचार किसान के आंसू निकलते हैं। अब तीसरा वीडियो, मध्य प्रदेश के मुरैना में किसान लाइन लगाए हैं। तभी पुलिसकर्मी एक किसान को खींचकर अलग करता है, फिर इसको डंडे मारे जाते हैं। ये पिटाई भी किसान की खाद मांगने पर हो रही है। ये चौथी कहानी देखिए, किसान आपस में ही लड़ जाते हैं, मारपीट होने लगती है, घर की महिलाएं छुड़ाने की कोशिश करती हैं। राजस्थान के भरतपुर में लाइन लगाए किसानों के बीच अचानक ये दोनों नौजवान क्यों भिड़े? पुलिस आती है, किसान को खींच कर ले जाती है, ऐसे कि मानो ये अपराधी हो। राजस्थान में भी खाद की कमी से किसान भारी संकट में है। 4 बजे से किसान यहाँ पर आए हुए हैं, उनको अभी भी धक्के खाने पड़ रहे हैं। बहन बेटियां हैं, वो भी लाइन में लगी हुई हैं। भरतपुर में किसानों की ये भीड़ देखिए। ये लोग सरकारी खाते से पैसा लेने, सरकारी राशन लेने या कोई सरकारी योजना का फायदा लेने नहीं आए, बल्कि आपका राशन यानी अनाज आपको मिले, इसलिए ये किसान अनाज उगाने के लिए जरूरी खाद लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े होते हैं। लेकिन आपको लगे कि ये मामला सिर्फ किसानों का है तो रुकिएगा, समझ लीजिए इस खबर का संबंध शहर में रहने वाली जनता से है। इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों को आलू, सरसों, चना, मटर और गन्ना की बुआई करनी है। खेत तैयार रहने के बाद बुआई के साथ खाद की जरूरत होती है। अगर समय रहते खाद पूरी तरह ना मिले तो पौधा छोटा होगा, दाने फसल के छोटे होंगे, पेड़ सूखेगा, यानी फसल बर्बाद होगी तो किसान परेशान होगा और आप भी, क्योंकि तब उपज कम होने से दाम बढ़ेंगे। अगर खाद देरी से मिलने के कारण बुआई किसान देर से करेगा तो भी फसल बाजार में आने में देरी होगी और फिर बाजार में कमी से दाम बढ़ेंगे। क्रूज ड्रग्स मामले से जुड़ी हुई है, जिसमें आज आर्यन खान की जमानत सुनवाई अब शुरू हो चुकी है। सेशंस कोर्ट में दरअसल ये सुनवाई शुरू हो गई है। एनसीबी ने जहां एक और माफी मांगी है देरी से सुनवाई शुरू होने के लिए, वही सतीश मानशिंदे जो कि वकील हैं आर्यन खान के, उनका ये कहना है कि 2 बजे के बाद भी सुनवाई जारी रहे। जब तक जमानत पर फैसला नहीं आ जाता तब तक सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन एनसीबी ने माफी मांगी है देरी से सुनवाई के लिए, क्योंकि एनसीबी दस्तावेज तैयार कर रहा था आर्यन खान की जमानत पर, और जमानत पर सुनवाई अब शुरू हो चुकी है। सौरभ अख्तानिया मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, देरी डिले क्यों हुआ? जी देखिए नेहा, सबसे पहले तो आज 11 बजे ये हियरिंग शुरू होनी थी और शाहरुख खान के तरफ से यानी कि आर्यन खान की तरफ से जो एडवोकेट्स थे, सतीश माने शिंदे या अमित देसाई हो और बाकी के जो एडवोकेट्स हो, वो सारे के सारे कोर्ट रूम में पहुंच गए थे। जज ने अपनी हियरिंग शुरू कर दी थी, लेकिन कल ही नेहा एएसजी अनिल सिंह ने, जो कि एनसीबी के लॉयर है, उन्होंने कहा था कि उनकी बॉम्बे हाईकोर्ट में एक तय हियरिंग है तो उनको आधे घंटे का समय लगेगा। तो उन्होंने कहा था कि 11:30-12 बजे तक मैं कोर्ट रूम में, सेशंस कोर्ट में
आ जाओगा तब आप ये हियरिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन देखिए 1:30 बजे एएसडी अनिल सिंह कोर्ट रूम में पहुंचे हैं। उसी बीच एनसीबी के ऑफिशियल्स ने कोर्ट को यह भी कहा कि एक नहीं 2 मामले थे जो एएसडी को रिप्रेजेंट करना था बॉम्बे हाईकोर्ट में, और ज्यादा दूर नहीं है। देखो बॉम्बे हाईकोर्ट से जो सेशंस कोर्ट की जो दूरी है वो हार्डली 5 से 10 मिनट की, आप पैदल आ सकते हैं। तो अब जो है सुनवाई शुरू हो चुकी है। एएसडी अनिल सिंह अब अपना रिप्लाई फाइल कर रहे हैं। देखिए कल बहुत ही स्ट्रेटेजिकली जो तीनों आरोपी है यानी कि आर्यन खान, अरबाज और साथ ही मुनमुन, इन तीनों आरोपियों के जो वकील ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली अपनी दलीलें पेश की। लगभग 2 घंटे तक उन्होंने अपनी दलीलें पेश की। उन्होंने क्या कहा कि ये एक कॉन्स्पिरेसी नहीं है और इन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ये 2 सबसे बड़े टेकआउट थे उनकी हियरिंग में। लेकिन जब कल एएसडी अनिल सिंह एनसीबी की तरफ से उन्होंने जब अपनी दलीलें पेश करना शुरू किया तो सारा जो सिचुएशन है वो पूरा बदल गया। बहुत ही ऊपर नीचे ये पूरा केस और ट्विस्ट एंड टर्न के साथ कोर्ट रूम के अंदर पेश किया जा रहा है। सबसे बड़ी जो बात कल एएसडी अनिल सिंह ने रखी वो थी व्हाट्सएप चैट्स। व्हाट्सएप चैट्स में ये पता चला कि आर्यन खान का इंटरनेशनल ड्रग पेडलर के साथ कनेक्शन है। व्हाट्सएप चैट्स में उन्होंने बड़े पैमाने पे यानी कि कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स खरीदने की बात की और ये व्हाट्सएप चैट में सामने आ रहा है और उसके लिए MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी एनसीबी ने अप्रोच किया है। ये एक बड़ी बात रखी। उन्होंने ये भी कहा कि व्हाट्सएप चैट्स इतने इंक्रीमेंटिंग है कि हम ये ओपन कोर्ट में बता नहीं सकते, इसलिए आपको पूरा जो फाइल है, जत्था है जो व्हाट्सएप चैट का, वो उन्होंने कोर्ट के सामने, जज के सामने रख दिया। बाकी के जो आरोपियों के स्टेटमेंट है वो भी उन्होंने कोर्ट के सामने रख दिया। अब 5:30 बज चुके थे कल नेहा, तो 5:30 के बाद जज ने कहा कि देखिए आज ये पूरी सुनवाई नहीं हो सकती, आपकी जितनी भी दलील है वो हम कल सुनते हैं। अब 1:30 बजे का समय है जब नेहा अब ये हियरिंग शुरू हो चुकी है और एनसीबी के लॉयर ने अपनी दलीलें पेश करना शुरू किया है। उनका ये कहना है कि और वो 45 मिनट्स लेंगे, आधे घंटे से 45 मिनट्स का वो समय लेंगे अपनी दलीलें पेश करने के लिए। देरी से सुनवाई शुरू हुई तो देरी तक चलेगी जब तक फैसला नहीं आ जाता, क्योंकि अब अगले 3 दिन तक कोर्ट की छुट्टी है। दूसरा सवाल ये कि अगर डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के तौर पर व्हाट्सएप मैसेजेस को नहीं रखा जा सकता है तो क्या इंटरनेशनल ड्रग रैकेट के तार खंगालने के लिए मनी ट्रांजैक्शंस एज डॉक्यूमेंटेड प्रूफ इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए सबसे पहला सवाल मैं एविडेंस के ऊपर उसका जवाब देता हूं नेहा। देखिए व्हाट्सएप चैट सिर्फ कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होते। अगर आप किसी भी तरह के कहीं के भी व्हाट्सएप चैट्स लेके आएंगे और वो कोर्ट में कहेंगे कि देखिए व्हाट्सएप चैट्स के आधार पर आप उसे सजा सुनवाए, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब इसमें क्या होगा नेहा, कोरोबोरेटेड यानी कि सारे जो सबूत है उसे एक साथ इकट्ठा करके फिर वो व्हाट्सएप चैट्स को कोर्ट के सामने पेश करना है। अब ये अभी तो करना नहीं है नेहा, अब तो ये एविडेंस के तौर पे बेल को रिजेक्ट करना है, ये एनसीबी का मकसद है। जो प्रूव करना है जब ट्रायल में ये मैटर जाएगा 3 महीने बाद, जब एनसीबी इस पूरे मामले में चार्जशीट फाइल करेगी, सारे आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल करेगी, कोर्ट में ये मैटर जाएगा, वो तब की बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं सिर्फ व्हाट्सएप चैट्स कोर्ट्स में एडमिसिबल नहीं होते, आपको पूरा कोरोबोरेटेड एविडेंस देना हो। अभी का जो रिप्लाई चल रहा है नेहा, अभी की जो मैं अभी बात करूं तो एनसीबी इस पूरे मामले में फिर से जो लॉयर है एएसडी वो अपनी दलीलें ये पेश कर रहे हैं कि ये इंटरनेशनल रैकेट है। आप इसे ये नहीं कह सकते कि बाकी के आरोपियों का एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अगर अरबाज खान आपका बचपन का दोस्त है तो आप उनसे ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था कि अरबाज मुझे पार्टी में कहां लेके जा रहा था, क्या अरबाज के पास कोई ड्रग्स था नहीं, क्योंकि उनका ये कहना है कि मन्नत से साथ में ही निकले थे अरबाज और आर्यन खान और साथ में 2 लोग और थे। तो ये सारी दलीलें एनसीबी की तरफ से पेश की जा रही है। रहा सवाल कितने दिन अब आर्थर रोड जेल के अंदर आर्यन खान को रखा जाएगा। देखिए क्वारंटाइन से तो बाहर निकल गए हैं और अब आम कैदियों के साथ आर्यन खान इस जेल में रह रहे हैं, तो अब कितने दिन और रहना पड़ेगा। देखिए नेहा, अगर जो आज बेल की सुनवाई नहीं होती, अगर आज डिसीजन नहीं आता, 3 दिन नहीं पूरे 5 दिन से ज्यादा का समय उनको आर्थर रोड जेल में रहना पड़ेगा। हमारे पास सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट की ऑर्डर कॉपी है, उन्होंने ये कहा है कल दशहरा है, सैटरडे को छुट्टी है, संडे को छुट्टी है, फिर मंडे को भी छुट्टी है। यानी कि अब अगर जो अगली सुनवाई होती है वो सीधे ट्यूसडे और वेडनेसडे पे जाएगी और वो भी गारंटी नहीं कि उस दिन आपको बेल मिल ही जाएगी। अगर फिर तभी बेल नहीं मिलती तो आपको हाईकोर्ट में अपील करना है। हाईकोर्ट में अपील करोगे तो दोबारा से पूरा वो प्रोसीजर होगा, आप अप्लाई करिए, फिर एनसीबी से रिप्लाई मांगा जाएगा, फिर उसके ऊपर दलीलें पेश की जाएगी। तो बहुत कठिन रास्ता है आगे का। अगर आज उनको राहत मिल जाती है, नहीं तो बहुत लंबे दिनों के लिए, बहुत लंबे समय के लिए आर्यन खान और बाकी के आरोपियों को आर्थर रोड जेल के अंदर रहना पड़ेगा।
आर्थर रोड जेल मुंबई का सबसे बड़ा जेल है, जहां पर सिर्फ पेटी क्रिमिनल्स नहीं, देखिए चोरी मारी के तो आरोपी आते ही है, लेकिन हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स भी आर्थर रोड जेल के अंदर है। नियम और कानून बेहद ही सख्त और कड़ा कानून है नेहा अंदर जेल का। 6 बजे आपको उठना है और शाम को 6 बजे बैरक के अंदर चले जाना है। पूरे दिन आपको जेल का खाना खाना है। जेल के सोर्सेज ने हमें बताया है कि आर्यन खान को जेल का खाना पसंद नहीं आ रहा, उसके लिए उन्होंने मनी ऑर्डर से कूपन्स खरीदे हैं। देखिए जेल में पैसे नहीं चलते, जेल के अंदर कूपन चलते हैं। तो मामले में इन्वॉल्व करना, इसकी क्या वजह है? इसके पीछे क्या दलील दी गई है? एमईए क्यों अब इस पूरे सीन में सामने है? जी देखिए, इसमें ये बातें हैं नेहा, जो व्हाट्सएप चैट्स आर्यन के फोन को जब जब्त किया गया तो एनसीबी को कई सारे व्हाट्सएप चैट्स मिले। अब एनसीबी ये नहीं बता रही कि ये व्हाट्सएप चैट्स अभी के हैं या पुराने हैं, लेकिन सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि काफी पुराने हैं, जब आर्यन खान फॉरेन में स्टडी कर रहे थे। अब इसमें क्या कहा गया है नेहा, मैं आपको बता दूं। इसमें यह कहा गया है कि आर्यन खान एक इंटरनेशनल ड्रग पेडलर है, उसके साथ व्हाट्सएप चैट कर रहे हो। व्हाट्सएप चैट में क्या चैटिंग हो रही है? यही चैटिंग हो रही है कि ड्रग्स के खरीदने की बात हो रही है। और देखिए, वो एनसीबी ने कल अपने दलीलों में साफ तौर पर कहा कि स्मॉल क्वांटिटी नहीं है, कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स खरीदने की बात हो रही है। फिर उसका पेमेंट कैसे करना है, कौन से मोड ऑफ ट्रांजैक्शन से पेमेंट करना है, इसकी बात हो जा रही है। तो अब एनसीबी क्या कर रही है, क्योंकि एक फॉरेन लैंड है, अब फॉरेन लैंड में एनसीबी सीधे तो जा नहीं सकती, इसलिए वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की मदद लेगी। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी सीधे इस पूरे मामले में नहीं कूदेगी। मैं आपको बता दूं नेहा, पहले एनसीबी को सारे एविडेंस एमयू को देना होगा, प्रॉपरली उनको प्रूफ देना होगा कि देखिए ये बहुत ही सीरियस केस है, ड्रग्स को लेकर बात है, बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, बड़ा सिंडिकेट है, तो हमें इस पूरे मामले की जानकारी और इन्वेस्टिगेशन इकट्ठा करने के लिए फॉरेन लैंड में जाना है, इसके लिए आपकी सपोर्ट लगेगी। लेकिन एमईए का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, वो एनसीबी की मदद करेंगे या नहीं, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है कि आप सीधे एमईए के पास चले गए और वो आपको मदद करेंगे फॉरेन लैंड के लिए। पहले एमईए सारी जो एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन है, वो सारी इन्वेस्टिगेशन की जानकारी इकट्ठा करेगी, देखेगी कि सच में क्या एनसीबी को वहां पर जाने की जरूरत है, और वहां पर जाके वो फॉरेन लैंड में जाके वो इन्वेस्टिगेशन करेगी भी, तो वहां पर जाके उनको क्या हासिल होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब एनसीबी ने कोर्ट में तो कह दिया कि एमईए को हम अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन क्या एमईए एनसीबी की मदद करेगी? क्या सच में इस इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है फॉरेन लैंड में जाके करने की? कई साल पुराना एक चैट्स है नेहा, तो अभी भी क्या वो ड्रग पेडलर वहां पे होगा या अभी उनको कोई सबूत वहां से मिलेंगे? तो ये एक जांच का विषय है, क्योंकि देखिए अभी काफी शुरुआती तौर पर ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी तो सिर्फ बेल के ऊपर ये हियरिंग चल रही है कि बेल उसकी रिजेक्ट की जाए। एनसीबी की दलीलें साफ है नेहा, उनका यही कहना है कि अगर इसमें से किसी भी एक आरोपी को अपने बाहर छोड़ा तो सारे एविडेंस को ये लोग हैम्पर करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में तकलीफ आ सकती है, इसलिए यहां पर किसी को भी बेल पर ना छोड़ा जाए। सौरभ, यानी कि आर्यन खान के लिए राह आसान नहीं है, लंबा वक्त उन्हें आर्थर रोड जेल में काटना पड़ सकता है, क्योंकि एनसीबी की पूरी तैयारी है, और यही वजह है कि जो दलीलें एनसीबी की ओर से दी गई हैं, और हमने देखा है किस तरीके से लगातार सुनवाई पर सुनवाई हुए जा रही है, जमानत पर कोई फैसला जल्द नहीं आ रहा है, यानी कि एनसीबी अपने एंड पर हर वो तैयारी, हर वो सबूत, हर तरीके से सुनिश्चित करना चाहती है कि कहीं आर्यन खान लेट लूज ना हो जाए। जी देखिए नेहा, बड़ी जानकारी कोर्ट रूम से अंदर सामने आ रही है। कल एनसीबी की जो रिप्लाई के आधार पर आर्यन खान के एडवोकेट्स ने ये कहा था कि आर्यन खान के पास से तो कोई ड्रग्स मिला नहीं था, आर्यन खान के पास से कोई कैश मिला नहीं था, अरबाज खान भले ही उसके बचपन का दोस्त है, लेकिन अरबाज खान अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए ड्रग्स लाया था। लेकिन अब एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह ने साफ कहा है कि जो ड्रग्स वहां पर मौजूद था सिर्फ अरबाज खान के लिए नहीं था। मैं दोबारा आपको कह दूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जानकारी एनसीबी ने कोर्ट में रखी है कि जो ड्रग्स उस क्रूज शिप से बरामद हुए हैं, जो बाकी के आरोपियों के पास से बरामद हुए हैं, जो अरबाज खान के एडवोकेट कोर्ट में कह रहे थे कि सिर्फ अरबाज मर्चेंट ये कह रहे थे कि सिर्फ वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए ड्रग्स को वहां पर लेके आए थे, तो ये बात नहीं है। पंचनामा होता है, देखिए कोई भी केस जब सॉल्व होता है तो स्पॉट पंचनामा करना बहुत जरूरी होते हैं, जो विटनेसेस होते हैं वो जाके पंचनामा करते हैं। तो पंचनामे की पूरी कॉपी अब एनसीबी ने कोर्ट रूम के सामने रखी है, और उनका कहना है
कि जो ड्रग्स था वो सिर्फ अरबाज मर्चेंट के लिए नहीं था, उसको कंज्यूम करने वाले थे आर्यन खान ही। ये तो हमने रेड्स पहले कर दी, उसके लिए आर्यन खान वो ड्रग्स को कंज्यूम नहीं कर पाए, अरबाज मर्चेंट उस ड्रग्स को कंज्यूम नहीं कर पाए। उनका ये कहना था अगर शिप वहां से निकल जाती, ये बीच समंदर चली जाती और ये पार्टी शुरू हो जाती तो आर्यन खान समेत बाकी के आरोपी इस ड्रग्स को कंज्यूम करने वाले थे। तो ये बड़ी जानकारी अभी कोर्ट रूम से सामने निकल के आ रही है। तो लगातार नेहा यही कोशिश की जा रही है, क्योंकि कल बाकी के जो तीनों एडवोकेट्स ने जो जानकारी कोर्ट रूम में दी थी वो बेहद साफ थी। उनका ये कहना है, एक कि ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, दो कि ये जो आरोपी आपने पकड़े हैं उनका कोई इंटर कनेक्शन नहीं है। लेकिन बार बार एनसीबी कोर्ट में यही दलील पेश करी है, यही प्रूव करना चाहती है कि सारे के सारे जो आरोपी है उनका सारों का एक पूरा कनेक्शन है। वो एक रेव पार्टी करने वाले थे, घर से साथ में निकले थे, ड्रग्स लेके निकले थे, उनको पता था हमारे पास ड्रग्स है और उस पार्टी में वो ड्रग्स को कंज्यूम करने वाले थे। और ये दलीलें अब कोर्ट रूम में पेश हो रही है। नेहा, सौरभ, जो ताजा जानकारी आप दे रहे हैं उसके मुताबिक इंटरकनेक्शन है यहाँ पर अरबाज का, आर्यन खान का, लेकिन इन सबको प्रूव करने के लिए अभी तक व्हाट्सएप चैट्स को खंगाला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि लंबे वक्त से दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन पर्सनल पोजेशन में ना मिलना ड्रग्स का और सिर्फ कनेक्शन साबित करना और सिर्फ ये कहना कि लंबे वक्त से दोनों कंज्यूम कर रहे थे, इस तरह की गतिविधियों में लिप्त थे। किस तरीके से इस केस को जो बचाव पक्ष के वकील हैं वो देख रहे हैं? देखिए, बचाव पक्ष के वकील इस केस को बड़े ही सिंपल वे में पेश करना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि देखिए, और नेहा मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि स्ट्रेटेजी बहुत सही थी। कल जिस तरीके से दलीलें कोर्ट रूम में सारे एडवोकेट ने पेश की वो काबिले तारीफ थी। ऐसी दलीलें हमने पहले नहीं देखी थी, क्योंकि हर एक का जो इंटेंशन था वो साफ था। एक दूसरे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आर्यन खान ने कह दिया, अरबाज खान, मानता हूं कि अरबाज खान मेरा दोस्त है, 15 साल से मेरी दोस्ती है, लेकिन क्रूज शिप पार्टी पर वो ड्रग्स लेके आने वाला था वो मुझे नहीं पता था। मुझे तो सिर्फ एक दिन पहले इनवाइट किया गया था, मेरे पास तो क्रूज शिप की टिकट तक नहीं थी, ना मेरे पास कुछ पैसे थे। ठीक है, ये आर्यन खान ने कह दिया। उनका ये कहना है कि मेरा व्हाट्सएप चैट्स आप देख रहे हो वो तो कई साल पुराना है, उसका इस ड्रग्स सेट से लेना देना कुछ नहीं है, इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। अरबाज खान के वकील खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि मैं आर्यन को जानता हूं, लेकिन आर्यन के लिए मैं ड्रग्स लेके नहीं आया था, मैं अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए ड्रग्स लेके आया था और केवल 6 ग्राम का चरस था और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जो सजा है वो 1 साल की होती है। मुनमुन धमेचा के वकील जब खड़े होते हैं वो कहते हैं, ना तो मैं आर्यन को जानती हूँ, ना मैं अरबाज मर्चेंट को जानती हूँ, मैं तो एक मॉडल हूँ, एक फैशन मॉडल हूँ और ऐसे ऐसे इवेंट में मुझे इनवाइट किया जाता है। जिस बंदे ने मुझे इनवाइट किया, जिसने मेरा रूम बुक किया, उसको तो एनसीबी ने पकड़ा नहीं और मुझे यहाँ पर पकड़ के लेके आए। और जो ड्रग्स भी बरामद हुए हैं वो रूम से बरामद हुए हैं, मेरे बैग से या मेरे शरीर से कोई भी ड्रग्स नहीं मिला है। तो बहुत स्ट्रेटेजिकली 1.5 घंटे तक अमित देसाई बोले, 10 से 15 मिनट तक अरबाज मर्चेंट के लॉयर बोले, 5 से 10 मिनट के लिए मुनमुन धमेचा के लॉयर बोले, क्योंकि देखिए उनको दलीलें जल्द से जल्द खत्म करनी थी। लेकिन जब एएसजी अनिल सिंह एनसीबी की तरफ से खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मुझे समय लगेगा, मुझे 1 घंटे का समय चाहिए। तब कोर्ट ने कहा कि आप आधे घंटे की आज दलीलें पेश करिए, कल आधे घंटे की जितनी दलील आपको पेश करनी है, नजर बनाए रखिए। सौरभ, आपके पास लौटेंगे, तमाम जानकारी आपसे लेंगे। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।